Hello, students. I am Dr. Parshuram Pawar, MD from Jamnagar and MA Sanskrit from Pune, from Ayurgyan Academy for AIPGT. तो AIPGT में जो MCQ आते हैं उसमें से एक टॉपिक है चरकोक्त यवागु। तो इस वीडियो में हम आपको एक टेक्निक भी बताने जा रहे वाले कि ऐसी चीजें आपको ध्यान में कैसे रखनी है, क्योंकि यवागु चरक ने जो सूत्रस्थान का दूसरा चैप्टर है अपामार्ग तंडुली अध्याय, उसमें 28 यवागु बताए। तो ये यवागु ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सैंपल के तौर पर हमने कुछ यवागु लिए। आप उसका एक इस्तेमाल करके बाकी के भी यवागु ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी चीज संहिता की आपको रिकॉल कैसे करनी है, आपको ध्यान में कैसे रखनी है, क्योंकि एआईपीजीटी में क्या होता है कि काफी बड़ा सिलेबस है, तो खाली पढ़ के आप आगे जाएंगे तो ध्यान में रखना काफी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको एक ध्यान में रखने के तरीके या तो पढ़ाई की मेथोडोलॉजी भी आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी अगर अच्छी है पढ़ाई की तो उसमें आपका काम काफी आसान हो जाता है। तो टेक्निक्स टू मेमोराइज द कंटेंट्स पहले हो गए पाचनी, ग्राहिनी, पेया। तो हम काफी बार क्या करते हैं, उसके टाइटल की मदद नहीं लेते हैं। देखो हमारा एक ड्रॉबैक क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खाली द्रव्य पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि चलो पाचनी, ग्राही, पेया में क्या है, दधित्थ, बिल्व, सांगेरी, तक्र, दाड़िम, सिद्ध। तो हमें क्या करना है कि आप कोई भी आयुर्वेद की चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके टाइटल को भूलना नहीं है, उसके टाइटल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। और उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट और टाइटल इनको आप को रिलेट करने का अगर ट्राई करेंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाता है, आपको वो मेमोराइज करने में काफी इजी हो जाता है। तो अब ये टाइटल में क्या है, पाचनी और ग्राही पेया। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसमें पाचन करने वाले भी द्रव्य चाहिए और ग्राही भी द्रव्य चाहिए। और ये क्या है, पेया है। तो पेया में हम द्रव्य गुण के द्रव्य भी यूज करेंगे और आहार के भी कुछ जो चीजें है उसको भी यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि कुछ द्रव्य इसमें पाचन करेंगे और कुछ ग्राही करेंगे। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, अरे पाचन कौन सी चीजें करती है, तो आहार्य कौन सी है, तो दधि, तक्र और सांगिरी। ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों अम्ल रसात्मक है। देखो, और अम्ल रस क्या करता है, दीपन और पाचन कार्य करता है। तो आपके तीन ड्रग फिक्स हो गए कि दधि, तक्र और सांगिरी तीनों अम्ल रसात्मक है। तीनों का इस्तेमाल प्रैक्टिकली व्यवहार में पाचन के लिए किया जाता है, क्योंकि तक्र हम पाचन के लिए देते हैं। देखो खाने के बाद हम तक्र क्यों सेवन करते हैं, कि वो पाचन करता है। दधि पाचन करता है अम्ल रसात्मक होने की वजह से, और चांगेरी भी अम्ल रसात्मक है इसलिए वो भी पाचन करती है। देन दूसरे ग्राही। अभी ग्राही को आप अगर रिकॉल करेंगे तो पहला नाम आपके सामने आएगा वो बिल्वक आएगा। देखो अगर आपको क्या करना है कि द्रव्य गुण आपने पढ़ा होगा, तो आप अगर ग्राही को अगर रिकॉल करते कि ग्राही में लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आएगा, तो बिल्वक आएगा। देखो क्योंकि प्रैक्टिकली भी बिल्वक ग्राही करे करता है। या तो एक आप एमसीक्यू आपने किया होगा कि सभी फल आमावस्था में ग्रहण नहीं करने चाहिए, पक्वावस्था में, खाली बिल्व छल छोड़ के, तो वो आम अवस्था में ग्राही कार्य करता है। तो इसमें बिल्व हो गया। और दूसरा क्या है, दाड़िम। तो दाड़िम की त्वक कषा रसात्मक इसलिए वो ग्राही कार्य करती है। तो आप अभी पाचनी, ग्राही, पेया रिकॉल करने के लिए क्या करेंगे, तीन अम्ल और कषाय, क्योंकि पाचन कौन करेगा, अम्ल रस, ग्राही कौन करेगा, कषाय। तो पहले क्या करना है आपको, पाचन, अम्ल रस, ग्राही, कषाय रस। तो अम्ल रस वाले कौन से तीन, दधि, तक्र, चांगिरी। कषाय रस वाले कौन से दो, तो बिल्व और दाड़िम। ऐसे आपको इसको रिकॉल करना है। देन कर्षणीय वागु, इसमें दो ही है, गवेदु को भ्रुष्ट करना है और उसको मधु के साथ लेना है। तो मैंने मेरे काफी पहले वाले स्लाइड में आपको बताया कि आपको अगर संहिता का ओवरऑल स्टडी है, ओवरऑल नॉलेज है, और आप बाकी जगह के रेफरेंस अगर दूसरी जगह पे कोरिलेट करना सीख जाते हैं ना, तो आपकी पढ़ाई काफी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अगर चरक का अग्र संग्रह याद किया होगा तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। देखो कि गवेदुकान्नम कर्षणीयानाम, कि एक रेफरेंस अगर आपको पता होता है ना, तो वो रेफरेंस का आप काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी पढ़ाई भी ओवरऑल होनी चाहिए। तो गवेदुकान्न कर्षणीयानाम। और दूसरा क्या है कि सुश्रुत ने कुधन्य वर्ग में इसकी गणना की है। सुश्रुत सूत्रस्थान 46 में इसको कुधन्य में गिनाया गया है।
तो कुधन्य क्या करते हैं, बॉडी में निगेटिव प्रॉपर्टीज पैदा करते हैं। तो अभी कर्षण करना है, निगेटिव प्रॉपर्टी हो गई देखो। तो नेचुरली गवेदू का क्या करेगा, तो कर्षण करेगा। और मधु आपको पता ही है, देखो आपने एक रेफरेंस पता होगा कि स्थूल का अनुपान क्या है। तो स्थूल का अनुपान मधु के देखो, ये भी आपको पता है। तो मधु रुक्षण करता है या तो कर्षण करता है, इसलिए स्थूल में अनुपान लिया जाता है। तो या तो आपने देखा भी होगा, काफी लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ के सुबह सुबह मधु और पानी लेते हैं, देखो मधु और जल। तो मधु क्या करता है, स्थौल्यता नाशक है। उसके गुणधर्म भी आपने वाग्भट में पढ़े होंगे, रुक्ष और लघु गुणात्मक है, मधुर और कषाय अनुरस है उसमें, और कटुपा की है। तो इन सारे गुणों की वजह से वो रुक्षण या तो कर्षण करता है। तो अभी कर्षण को आपको रिकॉल करना है, तो क्या करेंगे, चरक के अग्रे की मदद लेंगे। गवेदु का अन्न कर्षणीय नाम, और दूसरा मधु स्थौल्य में यूज करते हैं, इसलिए मधु दूसरा हो गया। देन तीसरा हो गया भेदन। तो आपको पहले भेदन क्या चीज है वो पता होनी चाहिए। तो भेदन की परिभाषा शारंगधर ने दी है कि मलदिक जो बद्ध होते या पिंडित होते उनको भेदन, ये एक बताई है। और दूसरी भेदन की परिभाषा सुश्रुत के सूत्र स्थान में है कि ऊपर अगर लेप लगाया जाए किसी द्रव्यों का, तो वो क्या करते हैं, वर्णशोभ का भेदन भी करते हैं। तो भेदन क्रिया के लिए द्रव्य तीक्ष्ण और उष्ण गुणात्मक होना जरूरी है। तो पहले आप क्या करेंगे कि भेदन यवागु ध्यान में रखने के लिए पहले भेदन की कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो भेदन की कंसेप्ट क्या बताती है कि भेदन करने के लिए उष्ण और तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य होना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक आपको याद रहेगा, लेकिन आप मेरे तरीके से अगर आप याद रखेंगे ना तो काफी आसान हो जाएगा। तो स्टेप नंबर क्या हो गया कि भेदन द्रव्य किस गुणात्मक होनी चाहिए, तो उष्ण और तीक्ष्ण। अब हम द्रव्य पे जाएंगे, यवक्षार, चित्रक, हिंगु और अम्लवेतस। यवक्षार क्या है, क्षार वर्ग में आता है। क्षार कैसे होता है, तीक्ष्ण गुणात्मक होता है, देखो। देन चित्रक, आग्नेय द्रव्य, देखो क्योंकि उसको अग्नि के नाम है, ये भी आपको पता होगा कि चित्रक को अग्नि के अनल नामा कहा है। तो अग्नि के जैसा उसका कार्य होगा, तो अग्नि भी भेदन करता है, या तो चित्रक में उष्ण तीक्ष्ण गुण होते हैं। हिंगु भी आग्नेय द्रव्य, आपको पता ही होगा, उष्ण और तीक्ष्ण गुण है इसमें। देन तीसरे के लिए मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर चरक का अग्रे आपको अगर याद है ना, तो काफी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिक वातशेषम हराणम, ऐसा चरक सूत्र 25 में चरक के अम्ल वेतस का अग्रय बताया गया है। तो पहले ही शब्द में भेदन बताया है, देखो। तो आपको पता ही नहीं होता है कि अम्ल वेतस भेदन करेगा का, ये आपको पता ही नहीं होता है। लेकिन आपका अगर ओवरऑल स्टडी अच्छा है ना, आपका अग्रय भी अच्छा है, आपने संहिताएं खूब अच्छी तरह से पढ़ी है, तो आपको बाकी जो चीजें होती है ना वो इजीली आप ग्रास्प कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका अग्रय आपको मदद करेगा, भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिक वातशेषम हराणम। तो अभी भेदन यावगो आप रिकॉल कैसे करेंगे कि भेदन कार्य के लिए उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य जरूरी है, और उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य की लिस्ट में कौन से द्रव्य आते हैं, तो यवक्षार, चित्रक, हिंगु और अम्लवेतस। मुझे लगता है इजी हो जाएगा, देखो आपको। देन चौथी यवागु हो गई घृत व्यापद। इसके लिए भी आपको अगर अग्रय याद होगा तो आपका काम एकदम ही इजी हो जाएगा। तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष शोफ अर्शो घृत व्यापद प्रशमनम। तो तक्र का अभ्यास क्या करता है कि घृत का व्यापद शमन करता है। और तक्र घृत, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि घृत का व्यापद क्या है चीजें। तो घृत का व्यापद मीन्स आप किसी पंचकर्मा करने वाले पेशेंट को अगर घी देते हैं तो वो घी उसको पचता नहीं है, उसका इंडाइजेशन हो जाता है, उसको व्यापद निर्माण होते हैं, उसे घृत व्यापद कहते हैं। तो उसका अगर इंडाइजेशन होता है तो हमें क्या देना है, दीपन और पाचन द्रव्य देना चाहिए। तो उसमें क्या आता है, तक्र, क्योंकि तक्र दीपन भी है, पाचन भी है, और स्निग्धता जो स्नेहांश का डिफॉल्ट उत्पन्न होता है उसको काउंटर बैलेंस के लिए रुक्षता भी जरूरी होती है। तो तक्र में रुक्षता भी होती है, स्नेह विरित तक्र में, तो रुक्षण भी करेगा। तो यहाँ पे आपका काम आसान हो गया है कि घृत व्यापद के लिए तक्र सिद्ध यवागु देनी है, और तैल व्यापद के लिए तक्र पिन्या का सिद्ध। तो पढ़ाई में और एक टेक्निक आपको यूज करना है, क्योंकि कुछ चीजें कंपेरेबल होती है ना, उसको आप कंपेरेटिवली करेंगे ना तो दोनों चीजें आपको याद रहेगी। तो आपको क्या करना है कि घृत व्यापद और तैल व्यापद, इनको आप दोनों को अगर कंपेयर करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगी कि घृत व्यापद में तक्र सिद्ध और तैल व्यापद में तक्र पिन्याक सिद्ध यवागु आपको यूज करनी है। तो दोनों कंपेयर करके आप याद रखिए तो आपका काम आसान हो जाएगा।
देन छठी होगी स्नेहन यवागु। तो अभी स्नेहन यवागु में क्या करना है कि यो यवागु ने स्नेहन करना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि चलो स्नेहन में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो स्नेहन के लिए सर्पी है देखो, तो बाय डिफॉल्ट स्नेहन यवागु में सर्पी पहले नंबर पे आना ही चाहिए। आप क्या करेंगे कि स्नेहन करना है, तो स्नेहन में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो सर्पी स्नेहन में सर्वश्रेष्ठ है देखो, तो बाय डिफॉल्ट स्नेहन यवागु में सर्पी आना ही चाहिए। देन दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्नेहन करना है आपको किसी पेशेंट का, तो दूसरे नंबर पे सर्पी के बाद में क्या आता है, तो नेचुरली तिल तैल आता है देखो, क्योंकि आप तैले का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट का स्नेहन करने के लिए, तो तिल आएगी। तिल आप अगर इंटरनली देंगे तो पेशेंट का अच्छा स्नेहन हो जाएगा। और तीसरा लवण, तो आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, अरे लवण यहाँ पे क्यों यूज किया है, तो आपकी संहिता अगर अच्छी है ना तो इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अष्टांग हृदय सूत्र का 15 नंबर अध्याय का एक श्लोक कोट किया है, लवणेन उपयुक्ता स्नेहा स्नेहंती अचिरात नरम तद ही विशंदी अरुक्षम यवाई सूक्ष्मम च। तो आपका अगर ये संहिताएं अच्छी है ना तो आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि स्नेहन यवागु में लवण का क्या काम है। तो लवण भी किसी के साथ दिया जाता है ना तो जल्दी स्नेहन करता है। अचिरात, अचिरात मीन बहुत जल्दी स्नेहन करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो विषंदी होता है। विषंद मीन स्प्रेड करना, वो स्प्रेड करता है स्नेहन को, क्या करता है स्नेह को स्प्रेड करने में मदद करता है, विषंदन करना। देन रुक्ष नहीं होता है, लवण जो होता है वो अरुक्ष है, इसलिए स्नेहन जल्दी करता है। और व्यवहारिक गुण के कारण क्या करता है, वो जल्दी स्नेह को शरीर में फैलाता है। व्यवहारिक मीन्स पाक होने के पहले ही शरीर में फैलाना। और सूक्ष्म, सूक्ष्म की वजह से क्या होती है कि उसकी पेनेट्रेशन पावर बढ़ती है, और स्नेह सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतसों में पेनेट्रेट भी होता है, इसलिए लवण भी यहाँ पे दिया है। तो आप क्या याद करेंगे कि स्नेहन करने के लिए स्नेह में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पे सर्पी है, नंबर 2 पे तिल है, और उसको लवण क्यों देना है, तो लवण का मैंने लॉजिकल रीजनिंग भी आपको बताया रेफरेंस की मदद से। तो आपको ये तीनों ध्यान में ऐसे क्लिनिकली ध्यान में रखने या तो कंसेप्चुअली ध्यान में रखने कि स्नेहन यवागु में ये तीनों ही क्यों आए हैं। देन आगे की है आमातिसार अग्नि। तो मैंने जैसे पहले स्लाइड में आपको बताया कि टाइटल को आपको भूलना नहीं है, टाइटल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो अभी इस यवागु का टाइटल क्या हो गया, आम और अतिसार अग्नि, मीन्स इसमें जो भी द्रव्य आने वाले हैं वो आमग्न भी होने वाले चाहिए और अतिसारग्न भी होने चाहिए। तो अभी आमग्न कौन से हो गए और अतिसारग्न कौन से हो गए, अति विषा नागर अम्ल के साथ देना है। तो यहाँ पे भी आपको अग्रे की मदद मिलती है देखो, तो आपको पता चल गया होगा कि अग्रे संग्रह याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अति विषा सांग्राहिक पाचनीय दीपणियानाम, तो सांग्राहिक होने की वजह से अतिसारग्न कार्य करता है अतिविषा, और अतिविषा दीपन पाचन होने की वजह से आम का पाचन भी करता है। देन नागर, नागर का तो आपको पता होगा कि नागर या ग्राही कार्य करता है, नागर मीन शुंठी, और शुंठी आम का पाचन भी करती है देखो, दोनों ने आपने देखा होगा कि शुंठी आम पाचक भी है कटु रस की वजह से, और ग्राही भी कार्य करती है। और अम्ल के साथ क्यों देना है, क्योंकि अम्ल रस क्या करता है, ग्राही भी कार्य करता है। तो आमाति सारग्नि जो यवागु है वो रिकॉल करते वक्त आपको क्या करना है कि आम पाचन द्रव्य आपको थोड़े रिकॉल करने हैं, और अतिसारग्न, तो अतिसारग्न प्लस आम पाचन, इसमें क्या क्या फीड बैठता है, तो अतिविषा, शुंठी, और किसके साथ देना है, तो अम्ल के साथ। ऐसा आप करेंगे और 2-3 बार अगर उसको रिकॉल करेंगे तो 101% आपको ये याद रह जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने सैंपल के तौर पर आपको चरक के जो यवागु है इसकी 6-7 यवागु मैंने आपको कैसे ध्यान में रखनी है इसके टेक्निक बताए आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से बाकी के यवागु भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निक में मैंने कोचिंग में आपको लड़के को बताता हूँ कि क्या करना है कि ओवरऑल पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, संहिताएं आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको रेफरेंस को रिलेट करना भी आना चाहिए। तो ऐसी चीजें आपको होंगी ना तो आपका एंट्रेंस में स्कोर अच्छा आ सकता है, और आपका लॉजिकली दिमाग में डेवलप होता है। तो थोड़ा अभी स्लाइड के लास्ट में हम लेप मत होइए, हमारे रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हम कोचिंग काफी सालों से चलाते आ रहे हैं, हमारा 19 का रिजल्ट काफी अच्छा था, ऑल इंडिया रैंकिंग में दीक्षा काबरा,
थी, 18 नंबर पे थी, उसने एआई दिल्ली में पंचकर्मा में कंप्लीट किया। दिव्या पाटिल ऑल इंडिया रैंकिंग 22 थी, उसने एनआई जयपुर से सिरयोग में अ, उसका चल रहा है पीजी। देन गणेश तांबे ऑल इंडिया रैंकिंग 25 है, उसने एआई दिल्ली में रसशास्त्रा में एडमिशन मिला उसको। देन प्रसाद नानरकर ऑल इंडिया रैंकिंग 66 से, उसको भी एनआई जयपुर में संहिता में उसने सीट सिक्योर की। और अंकिता मनवे एआई पीजीटी में ऑल इंडिया रैंकिंग 87 था, उसको भी जामनगर में द्रव्यगुण में उसने सीट सिक्योर की। 20 का भी रिजल्ट हमारा काफी अच्छा आया था, 50 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने सीट सिक्योर की थी। तो सिद्धेश कंठे ऑल इंडिया रैंकिंग 14 था, श्राव्या सुदाम आंध्रा से थी, आंध्र प्रदेश से, उसका ऑल इंडिया रैंकिंग 31 था। और श्रुति कुलकर्णी उसका ऑल इंडिया रैंकिंग 51 था, और 50 से ऊपर लड़कों को गवर्नमेंट ने सीट भी मिली थी। तो हमारे कोचिंग में हम इस तरह से टेक्निक, कंसेप्ट, कोरिलेशन ऐसा पढ़ाई बताते हैं। आप हमारा आयुर्ज्ञान एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं एआईपीजीटी के प्रिपरेशन के लिए। हमारी क्लासेस लाइव होते हैं गूगल मीट पे, क्योंकि लाइव क्लास में ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन भी होती है। हम इंटरेक्टिव टाइप का लेते हैं, खाली मैं बोलता और लड़के सुनते हैं ऐसा नहीं है। तो इंटरेक्टिव टाइप के सेशंस रहते हैं, तो काफी उसका बेनिफिट भी मिलता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9422 पे। व्हाट्सएप पे भी सेम नंबर है मेरा। हमने टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए शुरू किया है, तो उसको भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एआईपीजीटी नासिक ऐसा आपको सर्च में डालना है, वो भी आप डालेंगे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम काफी रिसेंट इश्यूज या तो रोज 5 एमसीक्यू अपलोड करते हैं, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा वीडियो सुनने के लिए काफी धन्यवाद आपको स्टूडेंट्स। इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन होजिए। थैंक यू वंस अगेन, वेरी मच थैंक यू।